सीधे आज के इस खास विश्लेषण में चलते हैं। आज हम कोई आम भूतिया कहानी नहीं, बल्कि काले जादू, एक वीरान गांव और खौफनाक घटनाओं की एक बहुत ही उलझी हुई, कह सकते हैं, एक नॉन लीनियर मिस्ट्री को सुलझाने वाले हैं। इस पूरे केस का हम एकदम गहराई से विच्छेदन करेंगे। सफर डरावना भी है और दिलचस्प भी। तो चलिए शुरू करते हैं। रुक जाओ, तुम्हारा बदला पूरा हो गया है। तुम अब भी क्यों मार रही हो? जरा इस गुहार को सुनिए। सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात पता है क्या है? ये किसी बेबस गांव वाले की चीख नहीं है, बल्कि खुद उस इंसान की है जिसने इस खौफनाक अभिशाप को जन्म दिया था। ये सीधे हमें इस पूरी घटना के कोर थीम तक ले जाता है, जो है कंट्रोल का पूरी तरह से खत्म हो जाना। जब बदले के लिए किसी अंधी ताकत को जगाया जाता है ना, तो वो किसी के इशारों पर नहीं नाचती। तो आइए सबसे पहले चरण 1 की बात करते हैं, कुएं का आतंक और गांव की बेबसी। कहानी शुरू होती है प्रेजेंट डे से। आधी रात का वक्त है। गांव के उस सुनसान कुएं के पास से एक डरा हुआ नौजवान गुजर रहा है। तभी घुंघरुओं की आवाज गूंजती है। एक घूंघट वाली रहस्यमयी औरत सामने आती है और पलक झपकते ही उसकी गर्दन मरोड़ देती है। और ये कोई इकलौती घटना नहीं थी। सिर्फ 2 महीनों के अंदर ये उस गांव में होने वाली 5वीं क्रूर हत्या थी। वहां खौफ का क्या आलम होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सूरज ढलने के बाद कोई उस कुएं की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पैनिक का माहौल था। अब ऐसे में होता क्या है? इंसान डर के मारे अपने ही मिथक गढ़ लेता है। गांव वालों को लगा कि ये उनकी स्थानीय देवी सती आसरा का गुस्सा है। उन्हें शांत करने के लिए आनन फानन में कुएं पर एक मंदिर बना दिया गया। रोज भोग लगने लगा। लेकिन असलियत तो कहीं ज्यादा डरावनी थी। ये किसी देवी का प्रकोप नहीं था, बल्कि अंधेरे से बुलाए गए एक खूंखार, खून के प्यासे साए का कहर था। गांव वाले बिल्कुल ही गलत दिशा में इलाज ढूंढ रहे थे। अब चलते हैं दूसरे चरण की तरफ, वो काला अनुष्ठान, जहां से इस अज्ञात को बुलाया गया। अगर हम 3 महीने पीछे जाएं तो परतें खुलनी शुरू होती हैं। ये जो खौफनाक आतंक फैला हुआ था ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इसे बहुत ही सटीक प्लानिंग के साथ बुलाया गया था। माया नाम की एक लड़की ने रात के ठीक 2:30 बजे कुएं के पास एक बेहद भयानक अनुष्ठान किया था। ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहनना, एक जिंदा मुर्गे की बलि देना, इंसानी खोपड़ी से खून को यज्ञ की आग में डालना और फिर उस जागी हुई आत्मा को अपना हुक्म सुनाना। ये कोई मामूली पूजा पाठ नहीं था। ये काले जादू का एक बहुत ही खतरनाक और कैलकुलेटेड प्रयोग था। और जैसे ही वो साया कुएं से बाहर निकला, माया का आदेश बिल्कुल साफ था, जाओ और खत्म कर दो उन्हें। मुझे अपना बदला चाहिए। यहां गौर करने वाली बात यह है कि माया ने उस साये को किसी रैंडम श्राप की तरह नहीं, बल्कि एक गाइडेड हथियार की तरह इस्तेमाल किया, जिसका टारगेट पहले से फिक्स। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा चरण, एक परिवार का विनाश और उसका खौफनाक अंजाम। इस हथियार का असर एकदम अचूक और खौफनाक था। एक ही घर के लोगों को बड़ी बेरहमी से निशाना बनाया गया। सबसे पहले मंगल, रात की 3 बजे उसकी गर्दन मरोड़ी गई और चेहरा नोच लिया गया। फिर ठीक 13 दिन बाद उसका भाई राजेश भी बिल्कुल उसी तरह मारा गया। अब तकनीकी रूप से देखा जाए तो माया का बदला यहां पूरा हो जाना चाहिए था, है ना? लेकिन असली हॉरर तो इसके बाद शुरू होता है। राजेश की मौत के ठीक 13 दिन बाद उनकी बूढ़ी मां का भी बेरहमी से कत्ल हो जाता है। और तो और, एक मासूम साइकिल सवार जो बस गलती से उस कुएं के पास से गुजर रहा था, उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। उस निर्दोष साइकिल सवार और बूढ़ी मां की मौत देखकर माया को एक बहुत ही भयानक सच्चाई का एहसास होता है। ये जो कोलैटरल डैमेज था, ये जो निर्दोषों की जान जा रही थी, उसका सीधा सा मतलब था कि उसका वो अचूक हथियार अब उसके कंट्रोल में नहीं है। वो आजाद हो चुका है और अब वो खुद अपने नियम बना रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि माया ने इतनी बड़ी साजिश रची ही क्यों? इसके लिए हमें चौथे चरण में जाना होगा। इस त्रासदी का मूल कारण आज से 4 महीने पहले। देखिए, हर बदले के पीछे एक बहुत गहरी चोट होती है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। 4 महीने पहले मंजू की आत्महत्या, फिर 3 महीने पहले माया का वो काला अनुष्ठान, और फिर आज का समय जहां हत्याएं पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी हैं। ये कॉज और इफेक्ट का एकदम सीधा कनेक्शन है। और वो मूल कारण क्या था? सच बहुत ही दिल दहला देने वाला है। नई विधवा हुई मंजू, जो माया की बहन थी, उस पर उसके ही देवरों ने, मंगल और राजेश ने बुरी नीयत से हमला किया। अपनी इज्जत बचाने के लिए उस बेबस मंजू के पास और कोई रास्ता नहीं बचा और उसने भागकर उसी कुएं में छलांग लगा दी,
जी हाँ, ये वही मंगल और राजेश हैं जिन्हें उस साये ने सबसे पहले अपना शिकार बनाया था। लेकिन मंजू की मौत से भी ज्यादा खौफनाक था उन दोनों भाइयों का रवैया। उन्होंने क्या कहा, अगर किसी ने देख लिया तो इसके मरने का इल्जाम हमारे सिर आ जाएगा, जल्दी निकल यहां से। मंजू को मरता हुआ छोड़कर बिना किसी पछतावे के उनका वहां से भाग जाना, बस यही वो आखिरी चिंगारी थी जिसने माया के अंदर बदले की उस भयंकर आग को भड़का दिया और उसे उस खौफनाक काले अनुष्ठान को करने पर मजबूर कर दिया। और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और 5वें चरण पर, बेकाबू अभिशाप और रचयिता का अंत। ये इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स है, जहां माया पूरी तरह से हताश होकर अपने ही बनाए हुए राक्षस को रोकने की आखिरी कोशिश करती है। माया का इरादा और जो असलियत सामने आई उसके बीच का जो अंतर है, वो इस केस का सबसे बड़ा सबक है। माया सिर्फ उन 2 गुनहगारों को सजा देना चाहती थी, ये उसका लक्षित न्याय था। लेकिन सच्चाई क्या है? मौत के बाद कोई भी आत्मा किसी की सगी नहीं होती। जब मौत के उस पार से किसी ताकत को सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध के लिए बुलाया जाता है, तो अपने साथ कोई इंसानियत, कोई वफादारी या लॉजिक लेकर नहीं आती। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, अंतहीन विनाश। और इसका नतीजा क्या हुआ? रात के 1:30 बजे वो लाल घूंघट वाला साया खुद माया के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। ये कितनी बड़ी और दुखद विडंबना है। जिसने उस ताकत को जन्म दिया, वो खुद उसका आखिरी शिकार बन जाती है। वो साया माया की भी गर्दन मरोड़ देता है। इस घटना के बाद गांव में इतनी दहशत फैल जाती है कि लोग रातों रात हमेशा के लिए वो जगह छोड़ देते हैं और वो गांव एक वीरान घोस्ट टाउन बनकर रह जाता है। इस पूरे खौफनाक केस को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जब काले जादू और बदले की अंधी ताकत को एक बार आज़ाद कर दिया जाता है, तो क्या उसे कभी सच में कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर वो एक दिन लौटकर अपने ही रचयिता को निगल जाती है? क्या बदले की ये अनियंत्रित कीमत वाकई चुकाने लायक है? सोचिएगा जरूर।